यानी कि तेजी के स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल पाएगी। वंदना, आप कैसे देखती हैं क्रूड ऑयल को, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है ये, हमने काफ़ी सारे चेंजेस आते हुए देखे हैं। बजट में भी एक्सपेक्टेशंस है कि ऑयल एंड गैस ऐसे सेक्टर में यहाँ पर रिफॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। आपका क्या सेंस है प्राइसेस को लेकर? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे समर डिमांड यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। दूसरी चीज है कि हरिकेन सीजन ने थोड़ा सा यहाँ पे प्रीमियम ऐड करा है और डाउन साइड यहाँ पे मुझे लिमिटेड लग रहा है। लेकिन एमसीएक्स में $85 मुझे लग रहा है कि WTI कॉमेक्स में, नाइमेक्स में, और यहाँ पे अगर देखा जाए एमसीएक्स में तो 7000 क्लियरली एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिसके ऊपर स्टे करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा। और गैसोलीन जो स्टॉक्स हैं उसमें जो डिक्लाइन है वो कम आ रहा है, तो गैसोलीन काफी ड्राइव करता है यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइसेस को। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अपसाइड है। इनफैक्ट 68.25 पे भी बाय करना चाहिए, लेकिन एक मॉडरेट टारगेट के लिए, अपसाइड टारगेट के लिए करीब करीब 69.50 का रहना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 67.75 का। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे 7000 के लेवल को पार करके उसके ऊपर स्टेबल होने का क्रूड ऑयल को, और इंटरनेशनल मार्केट में $85 से ऊपर यहाँ पे स्टेबल होना थोड़ा मुश्किल है। तो इस हफ्ते तो मुझे लग रहा है कि बाइंग यहाँ पे आनी चाहिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ा सा फॉल आया है और डेटा यहाँ पे अच्छा आ रहा है यूएस इकोनॉमी से, तो ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन चाइनीज इकोनॉमी अगेन एक कंसर्न है क्रूड ऑयल के लिए भी। साथ ही वंदना, यहाँ पर आप डॉलर इंडेक्स को कैसे देखेंगे, क्योंकि पिछले महीने तो यहाँ पर बढ़त के साथ कारोबार हुआ है, सपोर्टेड ये अभी भी है, इस हफ्ते में काफी सारे डेटा हैं, उसका इम्पैक्ट हम लगातार बनता हुआ देखेंगे भी। जी, काफी अग्रेसिव बाय यहाँ पे आया था मनीषा, और 102 103 से लगातार हम लोगों ने एक बार यहाँ पे बाइंग आता हुआ देखा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग है और इसे हम करेक्शन फेज नहीं मान सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 105.4 105.5 के अगेन यहाँ से एक स्टेबल अपसाइड लेगा, और अपसाइड जो टारगेट रहेगा करीब करीब 106.25 का होना चाहिए। कल एफओएमसी मिनट से देखना होगा यहाँ पे किस तरीके के स्टेटमेंट्स आते हैं। अगर यहाँ पे सितंबर की बात हुई, इससे पहले कोई भी चांसेस नहीं लग रहा है फिलहाल यहाँ पे रेट कट होने के, तो मुझे लग रहा है कि हर डिप पे यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए। और आज जो डेटा आया है मैन्युफैक्चरिंग है, ये काफी स्टेबल होकर आने की उम्मीद है, तो मुझे लग रहा है डिप पे बाइंग का इंतजार कर रहा है डॉलर इंडेक्स, और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो यहाँ पे करीब करीब 106.35 का होना चाहिए। ये तो बात हुई ज्यादातर नॉन एग्रो स्पेस की, लेकिन एग्रो कमोडिटीज की बात कर लेते हैं। और वंदना, क्योंकि हमने कॉटन की बात यहाँ पर की ही है, काफी सारे कंसर्न्स हैं, और जिस तरह से लोअर क्रॉप की एक्सपेक्टेशंस है, एक नियर टर्म एक लॉन्गर टर्म ट्रेंड आपको कैसा लगता है? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर हम मिड टर्म लेके चले मनीषा, तो चार्ट्स पे भी दिख रहा है कि 85 सेंट्स अगेन ये अप्रोच कर सकता है आइस कॉटन। और अगर इसको रिफ्लेक्शन हम देखें इंडियन मार्केट में, क्योंकि हम वहां पे फॉलो कर रहे हैं क्लियरली क्लोजली उसको, तो मेरे ख्याल से अगर कॉटन कैंडी की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 61,200 से लेके 62,000 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। और बहुत क्लियरली उन्होंने 2 पॉइंट बहुत अच्छा बोला था कि हमारे यहाँ जो फॉल है वो कम है, क्योंकि हम प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है और मेजर कंज्यूमर है। तो मेरे ख्याल से आने वाला जो समय है एक सीजनैलिटी के हिसाब से भी बाय होगा। और अगर इसके डेरिवेटिव की भी बात की जाए तो मुझे लग रहा है लिमिटेड फॉल है यहाँ पे कॉटन ऑयल सीड केक में, और यहाँ पे भी एक बार 29,53,000 तक के लिए बाइंग कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कॉटन में 62,000 63,000 के लेवल के लिए यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। कपास की बात अगर की जाए, एनसीडीएक्स कपास की बात की जाए, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले अप्रैल फ्यूचर में एक बार 1850 से लेके 1875 तक के लेवल्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो मुझे सीजनैलिटी के हिसाब से बाय लग रहा है, चाहे वो आइस कॉटन हो या फिर अपना एमसीएक्स या एनसीडीएक्स का कॉटन हो। ऑलराइट, तो खरीदारी ही करें और शॉर्ट्स बनाने से यहाँ पर बचें। वंदना, क्लियरली सारा का सारा ध्यान जो है वो मॉनसून्स पे है, जो जून में तो थोड़ा कमजोर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी माना यही जा रहा है कि जो ग्रोइंग एरियाज हैं वहाँ पर हमने बारिश अच्छी खासी होते हुए देखी है। इनिशियल बुआई के नंबर्स भी वही दिखाते हैं। अब यहाँ से जुलाई काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि 20-25 जुलाई तक फाइनल हो जाएगा कि किसकी कितनी बुआई यहाँ पर बनी है। इन सब के बीच जो खरीफ फसलें हैं, आपकी कोई उसमें कोई सेंस की कहाँ पर जा सकते हैं प्राइसेस, क्योंकि एज ऑफ माना जा रहा है कि पल्सेस में अच्छी खासी बुआई होगी, सोयाबीन ठीक ठाक हो जाएगा, कोर्स सीरियल्स में गिरावट देखने को मिली है, कॉटन में भी एक्सपेक्टेशन है कि गिरावट है, उसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। कैसे देखती हैं आप अक्रॉस बोर्ड? मुझे लग रहा है कि जुलाई मंथ जो होगा वो डिफाइनिंग होगा मानसून को लेके और बुआई को लेके, और सोइंग मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बार पैडी में बढ़ना चाहिए। और पैडी का इनफैक्ट आप इंटरनेशनल फ्यूचर्स देखें तो वहां पे भी एक 2 हफ्तों से गिरावट आ रही है। नॉर्मल मानसून इसके लिए बहुत बड़ा एक फैक्टर है, और मुझे लग रहा है कि पल्सेस में ज्यादा गिरावट ना आके यहाँ मुझे लग रहा है कि पैडी में गिरावट आ सकती है। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे हम लिमिटेड अपसाइड यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। एक काउंटर यहाँ पे ग्वार भी है,
वहां पे एक लिमिटेड अपसाइड रहेगा डिस्पाइट यहाँ पे प्रोडक्शन कम था। और पल्सेस में मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से 6 to 7% तक का जो एक फॉल है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितना भी वो जो इलाका है, चाहे वो एमपी हो, यूपी हो, बिहार हो, वहां पे बारिश हुई है। इनफैक्ट यहाँ पे जून की स्टार्टिंग से बारिश हुई है, तो यहाँ पे बुआई की समस्या नहीं होनी चाहिए इस बार खरीफ क्रॉप को लेके। साथ ही वंदना, यहाँ पर अगर गुआर की बात की जाए, जैसे आपने कहा भी, और जिस तरह की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, क्या एंटिसिपेटेड है? क्योंकि एक रेंज में रहा है गुआर पिछला पूरा साल, और इस साल भी हमने इसको ट्राई करते हुए देखा है कि एक अपसाइड बनाने की कोशिश हो, लेकिन हमेशा मुनाफा वसूली हर लेवल पर। मुझे लग रहा है कि एक टेक्निकल लेवल है उसको यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। 9770 ग्वारगम में बहुत क्रूशियल सपोर्ट है जिसको ये ब्रीच नहीं कर रहा है। अगर ये जो कमोडिटी है, अगर ग्वारगम की बात की जाए तो 9770 को स्टॉप लॉस लेके थोड़ा सा और करेक्शन आता है जुलाई काउंटर में करीब करीब 10,000 का, तो वहां पे बाइंग फिर से करनी चाहिए, बाइंग रिटर्न आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल टारगेट छोटा रखना होगा, 10,700 से लेके 10,800 का यहाँ पे रखना होगा, क्योंकि ये कमोडिटी ऐसी है कि हर मॉनसून अपडेट के साथ ये रिएक्ट करता है। तो मेरे ख्याल बाइंग आनी चाहिए 10,000 के करीब। 9770 को एक स्टॉप लॉस मान के चलना होगा, अपसाइड टारगेट यहाँ पे 10,800 का रखना होगा। साथ में मुझे वार्सी में भी लग रहा है कि अभी फिलहाल तो यहाँ पे करेक्शन दिख सकता है इस हफ्ते के फर्स्ट पार्ट में, लेकिन यहाँ पे एक लेवल मिल सकता है करीब करीब 5150 का, वहां पे बाइंग करनी चाहिए। 5400 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 5000 का। तो बहुत मेजर सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है ग्वार काउंटर को, और जब तक कैरी फॉरवर्ड बहुत ज्यादा है तब तक थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन जो है कम है, वो नलीफाई कर रहा है इसका कैरी फॉरवर्ड का ज्यादा होना। एक खबर फ्लोट कर रही थी वंदना कि एफएसआई ने यहाँ पर 111 छोटी जो स्पाइसेस फर्म्स हैं उनके लाइसेंसेस कैंसिल करे हैं। जिस तरह की दिक्कतें, जिस तरह की कंसर्न्स यहाँ पर मसालों को लेकर रही है क्वालिटी के लिहाज से, उसके बावजूद भी हमने देखा है कि स्पाइसेस में एक सपोर्ट यहाँ पर रहा है। लेकिन आपको लगता है कि इसके कास्केडिंग इफेक्ट्स बाद में शायद देखने को मिल पाएंगे? ये इम्पैक्ट तो यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस बार मैंने देखा मनीषा कि जो फार्मर्स है वो बहुत स्मार्ट पे कर रहे हैं। जीरा एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, उन्होंने अपना होल्ड करा है स्टॉक्स को, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक अपसाइड जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि एक्सपोर्ट कमोडिटी है और ट्रेड अगर हम कर रहे हैं और इस तरीके के लाइसेंस कैंसिल होने की बात हो तो डेफिनेटली इस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि सारा स्पाइसेस इंडिया खुद कंज्यूम नहीं कर रहा है, वो यूरोप को भेज रहा है, यूएई भेज रहा है, मिडिल ईस्ट भेज रहा है, सब जगह भेज रहा है, और वहां पे क्वालिटी का कंसर्न बहुत बड़ा होता है। तो मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट नंबर जरूर यहाँ पे प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि छोटी कंपनीज है तो बहुत ज्यादा नंबर यहाँ पे प्रभावित नहीं होगा, लेकिन एक्सपोर्ट नंबर्स यहाँ पे फिर भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस होंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऐसे में भी यहाँ पे जीरा ऐसी कमोडिटी है जो बार बार सपोर्ट ले रही है, तो एक पोजिशनल बाय इसमें बन रहा है। 29,200 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, 29,800 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 29,000 के करीब का। और मुझे लग रहा है कि इस कमोडिटी में 30,000 एक बहुत बड़ा हर्डल है, अगर ये हर्डल क्रॉस करता है टेक्निकली तो फिर अपसाइड 33,000 तक भी आता हुआ देख सकते हैं। तो इसमें मुझे लग रहा है कि तमाम नेगेटिव न्यूज के बावजूद यहाँ पे अगर फार्मर्स यहाँ पे एक अच्छा होल्डिंग कैपेसिटी रखा हुआ है उन्होंने। दूसरी चीज है कि स्टॉक्स यहाँ पे थोड़े कम हुए हैं बाजार में और एक्सपोर्ट नंबर थोड़े से बेहतर हुए हैं, तो जीरा में मुझे लग रहा है कि स्टेबिलिटी के साथ ट्रेड हो सकता है इस हफ्ते। साथ ही साथ आप दोनों से एक और सेंस भी लेना चाहेंगे, और उससे पहले कैस्टर पे एक व्यू ले लें आपसे वंदना, यहाँ पर क्या सेंस है? कैस्टर अच्छी कमोडिटी है, मुझे लग रहा है कि कैस्टर में बाय करके चलना चाहिए। बहुत ज्यादा बाय नहीं है, लेकिन एक आज से कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए एक बाइंग स्ट्रेटजी यहाँ पे बन रही है। 5780 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, 5825 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 5760 का। ऑलराइट, अब एक फाइनल सवाल आप दोनों से, और ये बजट के उपलक्ष्य में है, और हमारे सभी जो गेस्ट हैं वो बताते भी रहे हैं कि क्या यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। ऑफ कोर्स जो इनिशियल कॉन्वर्सेशन थी या थॉट प्रोसेस था कि क्या हम देख पाएंगे, उससे अब थोड़ा सा ये चेंज होता हुआ नजर आया है, क्योंकि जिस तरह के स्टेप सरकार ऑलरेडी यहाँ पर ले रही है, जिस तरह के यहाँ पर फीडबैक हैं, फीलर्स हैं। वंदना, एग्री में अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मुझे लग रहा है कि एग्री में सबसे ज्यादा ध्यान उन्हें वेयर हाउसिंग और मंडी पे देना चाहिए, और फ्यूचर्स में मुझे लग रहा है कि एज सुन एज पॉसिबल उन्हें ऑयल सीड्स और पल्सेस को यहाँ पे रीलिस्ट करना चाहिए, और फार्मर्स को यहाँ पे बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म उन्हें देना होगा जो उन्हें बताए कि किस तरीके का प्राइस आउटलुक यहाँ पे होना चाहिए और स्विंग पैटर्न यहाँ पे किस तरीके की होनी चाहिए। और ऑफकोर्स यहाँ पे सीटीटी जरूर कम करें, यहाँ पे इस पे ध्यान दें। और मुझे लग रहा है कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अगर आप एज एन एग्रेरियन इकोनॉमी बढ़ना चाह रहे हैं तो आपको इस प्लेटफॉर्म को इग्नोर नहीं करना होगा।
तो क्लियरली जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है वहाँ पर वेयर हाउसिंग इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर्स प्राइसेस इंपॉर्टेंट है, एक प्लेटफॉर्म जो कि ट्रांसपेरेंट है सरकारों के लिए, किसानों के लिहाज से, और काफ़ी सारा सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, ये हम शायद इस बार के एग्रीकल्चर बजट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और देखने को भी मिल पाएगा, क्योंकि माना यही जा रहा है कि रूरल इंडिया को इस बार काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं बजट से। काफ़ी सारे स्टेट्स में अभी भी यहाँ पर इलेक्शंस बाकी हैं, स्टेट इलेक्शंस, और ये इंपॉर्टेंट रूरल एज एन इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर स्टेट्स हैं, तो ये काफ़ी कुछ यहाँ पर डोल आउट किया जा सकता है। और जहाँ तक नॉन एग्री की बात है, सीटीटी एक ऑफ कोर्स टॉप आस्क है। और जहाँ तक सोने चांदी की बात है, इस बार काफ़ी पुश देखने को मिला है कि यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाए, क्योंकि जिस तरह के सीपा और एफटीए ट्रेड एग्रीमेंट्स हमने यहाँ पर वेरियस कंट्रीज से आते हुए देखे हैं, एक अनइवन प्लेइंग फील्ड है, क्योंकि ये कोई लोग यहाँ पर 15% इंपोर्ट ड्यूटी दे रहे हैं और कोई अंडर दीज टीआरक्यूज और सीपा में कम इंपोर्ट ड्यूटी दे रहे हैं। तो वो ऑफकोर्स एक काफ़ी एक मुद्दा है जो यहाँ पर सरकार इसको देख भी रही है। लेकिन बहुत शुक्रिया वंदना एंड प्रथमेश, आप दोनों का ही शामिल होने के लिए, स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए और आगे जाकर क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस मार्केट्स के लिए वो भी बताने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन जब लौट के आएंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।